हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक है ब्लड, रक्त। और रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरोलॉजी कहते हैं या हीमेटोलॉजी कहते हैं। या क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त क्या होता है? एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। रक्त होता है एक प्राकृतिक कोलाइड जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया है। अब कोलाइड का मतलब क्या होता है? कोलाइड का मतलब होता है, जिस प्रकार समझने के लिए बता देता हूं आपको, जैसे कि दूध होता है तो दूध को क्या करते हैं हम, अगर उसको किसी कपड़े की मदद से छानने का प्रयास करें तो कुछ सब्सटेंस उसका ऊपर रह जाएगा, जैसे उसकी मलाई होती है ऊपर रह जाती है और नीचे दूध निकल जाता है। तो ऐसा सब्सटेंस होता है वो क्या कहलाता है? वो कोलाइड कहलाता है। वो क्या कहलाता है? कोलाइड कहलाता है। आगे बात करते हैं, रक्त क्या होता है? एक संयोजी ऊतक होता है। अब संयोजी ऊतक का मतलब क्या होता है? संयोजी ऊतक का मतलब होता है ऐसा ऊतक, ऐसा टिश्यू जो हमारी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। इंग्लिश में नाम देते हैं इसको कनेक्टिव टिश्यू। क्या नाम देते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हुआ? कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला। तो रक्त कैसा होता है? संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, जो बॉडी क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका जो पीएच होता है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, इसका जो पीएच होता है 7.4 होता है, 7.4 पीएच होता है। और कैसा होगा? अगर 7.4 है तो क्षार होगा। अगर किसी का पीएच 7 से ज्यादा है तो क्षार होता है, और अगर किसी का पीएच 7 से कम है तो अम्ल होता है, और अगर उसका पीएच 7 ही है तो कैसा होता है? उदासीन होता है। ये बात आप जानते होंगे, ठीक है, और नहीं जानते तो मैं बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। मेल के अंदर अगर बात की जाएगी, इसके अंदर ब्लड की मात्रा कितनी होती है? तो 5.5 लीटर, 5.5 लीटर इसके अंदर क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है मेल के अंदर। और जनरली फीमेल के अंदर क्या होता है? कम होता है। आप ये बात जानते हैं। और फीमेल के अंदर कम क्यों होता है? कम होने का कारण क्या है? ये बात है, जिसकी शादी हो गई है वो अलग रीजन बताएगा, जिसकी शादी नहीं हुई है वो अलग रीजन बता सकता है। तो अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? फीमेल के अंदर ब्लड की मात्रा कम होती है, 5 लीटर होती है। ठीक है, ओके। निर्माण की बात करते हैं। जो ब्लड का निर्माण होता है, वो निर्माण यहाँ पर दो चीजें आपको देखने को मिलेगी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्या इंपॉर्टेंट इसमें? क्योंकि सर निर्माण कहां पर होता है? तो हम मेनली क्या पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं कि निर्माण ब्लड का होता है अस्थि मज्जा में। कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में, जिसे क्या कहते हैं? बोन मेरो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मेरो। अस्थि मज्जा के अंदर किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर है बात। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझिएगा, अस्थि मज्जा के अंदर निर्माण होता है, लेकिन जो व्यक्ति वयस्क है, वयस्क मीन्स जो व्यक्ति पैदा हो चुका है। पैदा हो चुका मतलब क्या? मतलब ये कि जो बच्चा माँ के पेट में होता है उसे हम कहते हैं भ्रूण। क्या कहते हैं उसको? भ्रूण कहते हैं। और उसका जो ब्लड का निर्माण होता है, वो ब्लड का निर्माण यकृत में होता है। इस वजह से बोल रहा हूं कि जो पैदा हो चुका है, ठीक है, जो पैदा हो चुका है उसका निर्माण कहां पर होता है? उसका निर्माण बोन मेरो में होता है, अस्थि मज्जा में होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो जब तक मां के पेट में रहता है वो क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है। और उसमें ब्लड का निर्माण लीवर में होता है, यकृत में होता है। बात क्लियर हो गई? अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए। सर कैसे बताए? कमेंट सेक्शन आपके पास में बता दीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। इसके अंदर कोई भी डाउट है तो बता सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टोर की बात करते हैं। इसका स्टोरेज कहां पर होता है? स्प्लीन में होता है। देखो भैया, स्टोरेज इसका हार्ट में नहीं होता है। हार्ट में स्टोरेज नहीं होता है इसका। अब कुछ कहते हैं स्टोरेज हार्ट में होता है, स्टोरेज हार्ट में होता ही नहीं है। अगर होगा ना कभी तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्टोरेज कहां पर होता है? स्प्लीन में होता है। प्लेयसरी ये कहां पर होता है? ये जो हमारा उदर होता है, उदर मीन्स पेट, जो हमारा पेट होता है उसकी बाईं ओर क्या होता है? स्प्लीन होता है। क्या होता है? स्प्लीन होता है। प्लीहा होता है। इस प्लीहा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्या होता है? स्टोर होता है। कौन? ब्लड। ब्लड जाकर के स्टोर होता है इस जगह पर। बात क्लियर हो गई? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, ये जो स्प्लीन है, ये जो स्प्लीन है इसके अंदर स्टोर भी होता है। और कभी कभी आपने सुना होगा, और अधिकतर टाइम सुनते हैं हम ये बात, कि जो हमारे पास में आरबीसी होती है, उन आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। और 120 दिन के बाद में वो मर जाती है, और मर जाने के बाद में वो आरबीसी कहां पर पहुंचती है? वो कहां पर पहुंचती है? कहां पर पहुंचती है? बताओ जल्दी से। वो कहां पर पहुंचती है? स्प्लीन प्लीहा में जाती है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं ना, मतलब वो जगह जहां पर आरबीसी की कब्र है। तो कब्र की बात करूं अगर मैं, तो कब्र कौन है? स्प्लीन। इस स्प्लीन के अंदर दो काम होते हैं। इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसका स्टोरेज होता है? ब्लड का स्टोरेज होता है। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह कि इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर है
क्योंकि इसके अंदर आरबीसी जो मर जाती है वो आरबीसी कहां पर पहुंचती है, इस ग्रेवयार्ड में पहुंचती है, इस कब्रिस्तान में पहुंचती है, और कब्रिस्तान का नाम क्या है, स्प्लीन नाम है। बात क्लियर हो गई? कोई डाउट है तो बता दीजिए। आगे बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। सर कोलेस्ट्रॉल मींस क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल मींस एक चिपचिपा पदार्थ, तेलीय पदार्थ जो होते हैं इन्हें बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। इनमें क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है, और ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो इसका मतलब सर हमारे को ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए, खानी चाहिए लेकिन लिमिट में खानी चाहिए, ज्यादा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे हेड पर जाकर के डिपॉजिट हो जाता है, मतलब जमा हो जाता है, जमा हो जाता है, और जमा हो जाएगा जैसे ये इस दिल को धड़कने से रोकेगा, हेड को जो पंपिंग हो रही है इस हेड की, ठीक है, दिल धड़कने ज्यादा समझते हो आप, इस वजह से बोल रहा हूं, ठीक है, दिल को धड़कने से क्या करेगा? रोकेगा। अगर रोकेगा तो आप ये बात समझिए, कि वो धड़क नहीं पाएगा ठीक से, तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। हार्ट अटैक जो आता है ना, इसी वजह से आता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाने से, तो कोलेस्ट्रॉल लिमिट से खाइए भैया, जो तेली चीजें उनको लिमिट से खाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब समझो कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होना चाहिए, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होना चाहिए? तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होना चाहिए हमारे पास में 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। सर ये क्या है? ये डेसीलीटर क्या होता है? डेसीलीटर का मतलब होता है भैया जी, डेसीलीटर का मतलब है इसको मापने की यूनिट है। सर यूनिट का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में आप नहीं पढ़े कि यूनिट क्या होता है? यूनिट का मतलब किसी भी चीज को मापने की यूनिट, लीटर में मापते हैं, केजी में मापते हैं, तो वो यूनिट होती है उसकी जो पीछे लगती है। ठीक है, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ाऊंगी बात आपको मैं, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है कोलेस्ट्रॉल, इसका एक नॉर्मल वैल्यू होती है, मतलब इतनी कोलेस्ट्रॉल होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नुकसानदायक है। तो वे चेक करवा के देख लेना एक बार। ठीक है, आगे चलते हैं, हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। सर हीमोग्लोबिन का क्या होती है? आरबीसी के अंदर पाई जाती है हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, टेंशन ना लेवे। ठीक है, हीमोग्लोबिन किसके अंदर पाई जाती है? आरबीसी के अंदर पाई जाती है, और मेल और फीमेल के अंदर फिर से इसका नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है, कुछ ज्यादा डिफरेंसेस यहाँ पर मौजूद है, देखिएगा। मेल के अंदर है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है हीमोग्लोबिन, किसके अंदर? मेल के अंदर। और फीमेल के अंदर 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर, फिर से कम होता है फीमेल के अंदर। मतलब हीमोग्लोबिन कम है, उसका प्रभाव सीधा सीधा हमारे को देखने को मिलता है फीमेल के अंदर। कैसे देखने को मिलता है? ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि अगर क्या हो रहा है इस प्रकार, ठीक है, देखो मच्छर। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो मेल के अंदर कितना होता है? 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, और इसके अंदर 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। तो हमारे अंदर मतलब मेल के अंदर ज्यादा हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है Fe, आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। अगर लोहा पाया जाता है तो हीमोग्लोबिन ज्यादा, तो लोहा ज्यादा। तो हमारी बॉडी कैसी होगी? हार्ड होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर फेरस यानी आयरन ज्यादा प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, और यहाँ पर 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर है। इस वजह से लड़कियों की जो बॉडी होती है ना, वो कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। ठीक है, मेल के मुकाबले। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। इंपॉर्टेंट बात है, और सभी बातें इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा। मुझे विलियम हार्वे, ये बात आपको जरूर याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। अब बात करते हैं रक्त के जो कार्य क्या है, इसको किस प्रकार से बांटा गया है। अब आगे चलते हैं, चलिए इसको लिखना आपको, और लिख करके आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, ये आपकी बहुत काम। बात करते हैं, अब बात करने वाले हैं रक्त के कार्य। रक्त के कार्य क्या क्या होते हैं, अब बात को ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला कार्य ताप नियंत्रण का काम करता है। ताप नियंत्रण किस प्रकार से करता है, इस बात को समझिएगा कि आप जानते हैं कि जो ब्लड होता है हमारी बॉडी के अंदर फ्लो करता रहता है, फ्लो करता रहता है। तो आप जानते हैं कि जो चीज गतिशील रहेगी उसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न रहेगी, जो चीज गतिशील रहेगी उसमें हमेशा ऊष्मा उत्पन्न होगी। इस प्रकार से अपने दोनों हथेलियों को मैं रगड़ता हूं तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाती है? ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार से हमारी बॉडी का जो तापमान है, आप जानते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस ये फिक्स टेम्परेचर होता है, इतना ही टेम्परेचर रहता है। सर एक बात बताइए, अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही क्यों रहता है, ज्यादा क्यों नहीं रहता? क्योंकि आप जानते हैं कि जो ब्लड होता है उसकी जाने की स्पीड और आने की स्पीड फिक्स होती है। इस प्रकार से जो ब्लड होता है हेड से निकलता है तो 120 की स्पीड से निकलता है, और जब आता है तो 80 की स्पीड से आता है। समझ रहे हो बात को? तो इस प्रकार से वो स्पीड क्या करते हैं? टेम्परेचर डिसाइड करती है।
वो स्पीड क्या करती है, एक टेम्परेचर डिसाइड करती है, और वो टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। इस वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। किसकी वजह से, ब्लड के फ्लो करने की वजह से। तो हमारे ताप को नियंत्रण करने का काम कौन करता है, ताप को नियंत्रण करने का काम रक्त करता है। बात क्लियर हो गई। नंबर 2 बात, पोषक पदार्थ का परिवहन। ये पोषक पदार्थ का परिवहन किस प्रकार से करता है, हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो खाना हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब हो जाने के बाद में उस खाने को हर कोशिका तक पहुंचाना जरूरी होता है, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन मिल सके। पोषक पदार्थ किसी लिए, हमारी बॉडी की कोशिकाओं के लिए वो पोषक पदार्थ है, तो उनको हर जगह तक पहुंचाना जरूरी होता है। इस वजह से ब्लड क्या करता है, उस पोषक पदार्थ को पहुंचाने का काम करता है हर कोशिका तक। ये ब्लड उसी पोषक पदार्थ को पहुंचाने का काम करता है। मेनली जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं उनको भी ये जो ब्लड होता है वही पहुंचाता है। और इसके अलावा हम जो भी कुछ टेबलेट वगैरह, जो कभी तबीयत वगैरह खराब हो जाती है हमारी, या फिर डॉक्टर कभी इंजेक्शन लगाता है, तो वो चीजें भी किसके द्वारा होती है, उसका मतलब है कि जब इंजेक्शन लग रहा है तो उसके अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर के कोशिकाओं को जाकर के न्यूट्रिशन देंगे, जिससे हम वापस से स्वस्थ हो जाते हैं। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं कि इसके अंदर तीसरा कार्य क्या है, गैसों O2 और CO2 का परिवहन करता है। ये गैसों का परिवहन करने का काम करता है रक्त। अब सर गैसों का परिवहन किस प्रकार से करता है रक्त, आप ये जानते हैं कि हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन मींस वायु ले रहे हैं, मेलियम, ठीक है। अब हम बाहर में निकाल रहे हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकालते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकाल रहे हैं, हम ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, एक बात समझिएगा कि गैसों का परिवहन हो रहा है। सर गैसों का परिवहन ये क्यों करेगा, इस वजह से करेगा क्योंकि हम ये जानते हैं कि सर ये तो फेफड़ों में जाती है, ठीक है, फेफड़ों से कहां पर जाती है, ब्लड में जाती है। फेफड़ों से कहां पर जाती है, ब्लड में जाती है, और ब्लड में हर जगह तक, हर कोशिका तक हमारे को ऑक्सीजन पहुंचानी जरूरी होती है, तभी हमारी कोशिका सर्वाइव कर पा रही है। तो इस ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करेगा, हीमोग्लोबिन करता है। आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। ऑक्सीजन को ले जाने का काम करेगा, तो क्या बोल रहा हूं मैं ये तो बोल रहा हूं कि रक्त क्या काम करता है, गैसों का परिवहन करने का काम कर रहा है। तो रक्त का भागित होता है आरबीसी, तो आरबीसी क्या करता है, आरबीसी ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। और जो हमारे फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, वो एक जगह प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन को रखे रहने के लिए ओनली, ठीक है। सप्लाई कौन करता है, HB हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो रक्त का तीसरा कार्य क्या है, गैसों का परिवहन करना। आगे बात करते हैं उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन भी कौन करता है, रक्त करता है। अब दो बात आती है, एक तो आता है उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना, एक आता है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना। बात समझिएगा, यहाँ पर एक बात है कि या तो उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है या उत्सर्जी पदार्थों को निकालता है। तो बात याद रखिएगा, परिवहन करता है, निकालता नहीं है। निकालने का काम किडनी का होता है। कौन निकालता है, किडनी निकालती है, लेकिन परिवहन करने का काम किसका होता है, परिवहन करने का काम किसका होता है, रक्त का होता है। और जिस प्रकार से कोई भी उसको कोई भी उत्सर्जी पदार्थ मिलता है, वेस्ट मटेरियल मिलता है, किडनी निकाल लेती है और वापस ब्लड को आगे भेज देती है, चलो 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 चलो, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब हमने रक्त के कार्य पढ़ लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको ये याद रहने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं और अब बात करने वाले हैं ब्लड के कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन मींस क्या होता है, कंपोजिशन मींस होता है कि ब्लड, रक्त, ये किससे बना हुआ है, कितने भाग इसके अंदर प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट है, वो सभी बातें आज करने वाले हैं। देखिएगा, रक्त को मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होता है प्लाज्मा, एक होता है कार्पसल्स। क्या होती है, कार्पसल्स, जिन्हें क्या कहते हैं, रुधिर अणु कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, रुधिर अणु कहते हैं। और ये कितने परसेंट होते हैं, 40% होते हैं, ठीक है। 60% क्या होता है प्लाज्मा और 40% क्या होता है, कार्पसल्स होते हैं, जिन्हें रुधिर अणु के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले बात करता हूं प्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में बात करता हूं, प्लाज्मा के बारे में। तो सबसे पहले बात यह है कि प्लाज्मा तरल पदार्थ होता है। प्लाज्मा कैसा पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है। अब इस प्रकार समझिए, हम चाय बनाते हैं, तो चाय के अंदर क्या डालते हैं, चाय बनाने के लिए क्या करते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, उसके अंदर चीनी डालते हैं, ठीक है, उसके अंदर दूध डालते हैं। इस प्रकार से हम चाय बना करके तैयार कर लेते हैं। लेकिन उस चाय को जब छाना जाता है, अलग किया जाता है चाय पत्ती से, तो जो दो चीज हो गई, एक तो चाय हो गई हमारे पास में, ठीक है, उसको चाय पत्ती से अलग कर लिया गया। और जो चाय पत्ती बच गई है उस छलनी के अंदर, वो चाय पत्ती क्या है, वो रुधिर अणु है, ठीक है। और जो चाय आपने अलग की, चाय जो पीने के लिए, वो चाय क्या है, प्लाज्मा है। इस प्रकार समझिए, तो ये क्या है, प्लाज्मा, ये पीने वाली चाय है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये प्लाज्मा है आपके लिए।
इंपोर्टेंट चीज क्या है, प्लाज्मा है आपके लिए। और चाय पत्ती क्या करोगे आप, फेंक दोगे, लेकिन इसको नहीं फेंक सकते क्योंकि रक्त की बात हो रही है, इस वजह से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या है, तरल पदार्थ होता है। प्लाज्मा के अंदर दो प्रोटीन पाई जाती है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन पाई जाती है। अब बात करता हूं मैं फाइब्रिनोजन के बारे में, थोड़ी सी बात बता देता हूं कि अगर फाइब्रिनोजन जो होता है इसको अगर इस ब्लड में से निकाल दिया जाता है, अगर इस फाइब्रिनोजन को इस ब्लड में से निकाल दिया जाता है तो ब्लड कैसा हो जाता है, ये पतला हो जाता है। मतलब इसका जो गाढ़ापन होता है इस प्लाज्मा का, वो किसके कारण होता है, इस ब्लड का जो होता है गाढ़ापन किसके द्वारा होता है, फाइब्रिनोजन के द्वारा होता है। फाइब्रिनोजन निकल गया तो कैसा हो जाएगा, ये पतला हो जाएगा, तरल हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर फाइब्रिनोजन को निकाल दिया गया तो इसका जो कलर होता है हल्का पीला हो जाता है। वैसे प्लाज्मा पीले रंग का होता है लेकिन हल्का पीला हो जाता है इसको निकालने से और भी ज्यादा। ठीक है, तो प्लाज्मा की बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, रुधिराणु के बारे में बात करते हैं। अगर मैं रुधिराणु के बारे में बात करूं, रुधिराणु के बारे में बात करूं तो तीन बात समझिएगा इसके अंदर। एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, एक होती है प्लेटलेट्स। एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, एक होती है प्लेटलेट्स। अगर आरबीसी की बात करूं, यहाँ पर कुछ साइंटिफिक नेम है जैसे कि एरिथ्रोसाइट, ठीक है, जिसको किसको बोलते हैं, आरबीसी को। डब्ल्यूबीसी क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट है। और थ्रोम्बोसाइट किसको बोलते हैं, प्लेटलेट्स को बोलते हैं। इन तीनों के अलग अलग नाम है। और ये तीनों क्या है, ये तो चाय है, ये चाय पत्ती है, सॉरी ये तो चाय पत्ती है, ये क्या है, अदरक है, और ये इलायची है। ठीक है, ये तीनों बातें समझ चुके हो ना। और ये तीनों कहाँ रह जाती है, छलनी के ऊपर ही रह जाती है, चाय के अंदर नहीं जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये चाय है, ये अदरक है, और ये क्या है, इलायची है। बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो तीनों चीज जरूरी है चाय के अंदर भी। ठीक है, ओके। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, बात क्लियर। अब देखो आरबीसी जो होता है उसका जो संख्या होती है, संख्या के बारे में बात करते हैं पहले। आरबीसी की जो संख्या होती है कितनी होती है, 50 लाख। कितनी होती है, 50 लाख होती है आरबीसी की संख्या। और इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। 120 दिन तक जीवित रहती है। और उस टाइम बाद में क्या होता है, जैसे मर जाती है, खत्म हो जाती है, स्प्लीन में जाकर के इकट्ठी हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करते हैं। इसकी संख्या होती है 10,000। कितनी होती है, 10,000 होती है। और इसका जीवन काल कितना होता है, 4 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 4 दिन का होता है। और अब बात करता हूं प्लेटलेट्स की, इसकी संख्या कितनी होती है, 2 लाख। और इसका जीवन काल कितना होता है, 7 दिन का होता है। 7 दिन का होता है। इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा सर, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में आपने ये नहीं बताया कि जब ये खत्म हो जाती है, मर जाती है, तो मतलब कहां पर जाकर के इनका कब्र होता है, कहां पर जाकर के इनका अंतिम संस्कार होता है। याद देखिएगा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स किस प्रकार से काम करेगी। अब ये बात समझने लायक है कि आरबीसी जो है ना, वो तो स्प्लेन में चली गई मरने के बाद में, ठीक है, लेकिन ये मरने के बाद में कहां जाएगी, उसको तो कब्र बना दिया, अभी इसका कब्र कहां पर है, इसके बारे में जानना जरूरी है। देखो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या, लाइसोसोम। क्या प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। और लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम इस सेल को क्या कर देता है, खा जाता है। समझ लीजिए आप, खाने का मतलब क्या, उसको नष्ट कर देता है पूरी तरीके से। ठीक है, लेकिन आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इस वजह से इसको नष्ट होने के लिए कहां पर जाना पड़ता है, इस प्लेन में जाना पड़ता है, प्लीहा के अंदर जाना पड़ता है। तो ये बात क्लियर हो गई या नहीं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।